स्टार्ट करिए। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये एएस 1991 में इशू हो गया था, बट इस एएस का एप्लीकेशन अप्रैल 94 से आया था। 3 साल तक ये एएस रिकमेंडेटरी इन नेचर हमारे देश के समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग पर्संस, अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबको सलाह दी गई थी कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग इस एएस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मस्ट नहीं हुआ था, मैंडेटरी नहीं हुआ था। 3 साल बाद में फिर आईसीएआई ने इस एएस को मैंडेटरी कर दिया था, क्योंकि लोग बिना मैंडेटरी किए कोई तरह के प्रोविजंस मानते सुनते नहीं है। तब जाके ये एएस मैंडेटरी हुआ था अप्रैल 94 से। एज ऑन टुडे ये एएस ऑल द लेवल ऑफ एंटरप्राइजेज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये एएस छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके प्रोप्राइटरी कंसर्न से लेके टॉप क्लास देश की जॉइंट स्टॉक कंपनी सब पे एप्लीकेबल है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पज गवर्नमेंट ग्रांट की प्रॉपर अकाउंटिंग समझाना, प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट इस देश के हर एंटिटी को मिल सकती है बशर्ते वो क्वालिफाई करे, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करे तो गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है। और गवर्नमेंट ग्रांट देने के कई उद्देश्य होते हैं। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स। अब उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ग्रांट का है उस हिसाब से ग्रांट का ट्रीटमेंट होगा। गवर्नमेंट ग्रांट के कई टाइप होते हैं। अभी हम बोर्ड पे पूरा एक चार्ट बनाएंगे और उसको इस एएस का पैरा 7, 8, 9, 10 ये 4 पैराग्राफ को हम एक समरी चार्ट में पूरे एएस का उतार दूंगा। और इस एएस के सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 5, इन टोटल 5 पैराग्राफ्स। पैरा 7, 8, 9, 10 आने वाली गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। पैरा 11 जाने वाली गवर्नमेंट ग्रांट यानी रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। 4 पैराग्राफ्स में आने वाली गवर्नमेंट ग्रांट, इनकमिंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, उसका ट्रीटमेंट समझाया हुआ है बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ ग्रांट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्रांट। वो ग्रांट किस टाइप की है, रेकरिंग नेचर या नॉन रेकरिंग नेचर, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, असेट के लिए मिली या प्रोजेक्ट के लिए मिली। जैसे अभी हम कैश फ्लो पढ़ रहे थे जब ग्रांट का टॉपिक आ रहा था बीच बीच। इस एएस का पर्पस ग्रांट का प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना। हमारे देश में 1991 से पहले गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मनचाही थी। इस देश का कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट की बुक्स में किसी भी मनमर्जी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट को कहीं भी अकाउंट फॉर कर देते। मर्जी आए तो उसको P&L में ले गए, मर्जी आए तो बैलेंस शीट में दिखा दिया, मर्जी आए तो उसका कोई फंड बना दिया, मर्जी आए तो उसको नंबर ऑफ ईयर में स्प्लिट करके डेफर कर दिया, मर्जी आए तो असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, मर्जी आए तो कोई एक्सपेंस में से सेट ऑफ कर दिया। कोई और छोड़ नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, सब लोग अपनी मर्जी से चल रहे थे। कोई गवर्नमेंट ग्रांट का यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट अराउंड द कंट्री था ही नहीं। तब जाके मजबूर होकर आईसीएआई को गवर्नमेंट ग्रांट का प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट हैंडसम होती है, कंसिडरेबल अमाउंट होती है, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। लाखों करोड़ों में ग्रांट आती है और ग्रांट के दम पे कई ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, ग्रांट के दम पे ही कई ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। ग्रांट मिलना बंद होते हुए ऑर्गेनाइजेशन डंप हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, नगर निगम के कर्मचारियों ने 31 मार्च के बाद काम करना बंद कर दिए। देश भर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ पड़ा, गंदगी फैली पड़ी है, हाथ ही नहीं लगा रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही, क्योंकि निगम के पास तनख्वाह देने को पैसे ही नहीं, क्योंकि निगम को गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रांट देती है। जयपुर नगर निगम को ग्रांट के भरोसे चल रहा है ये। जिस दिन सरकार ने हाथ खींच लिए नगर निगम बंद, और यही हो रहा है इस समय। पॉलिटिकल स्टंट के चक्कर में आपस में अनबन हुई पड़ी है। नगर निगम के सीईओ और नगर निगम के पार्षद और उधर सरकार के अंदर अनबन हुई पड़ी है। ग्रांट सरकार ने रोक ली, निगम के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि तनख्वाह ही नहीं मिल रही। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रांट के भरोसे चलते हैं। आज कई देश के हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल, और कई बहुत बड़ी स्कूल और कॉलेज हैं जो ग्रांट के दम पे हैं। आज हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको ग्रांट आती है, और ग्रांट अच्छी खासी अमाउंट की आती है, करोड़ों रुपए में। और ग्रांट केवल कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया से आती है। यूनिसेफ का नाम सुना हो, है ना, पूरी दुनिया में ग्रांट बांटता है चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना हो, इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका वो प्लस का साइन जो डॉक्टर वाला होता है उसका फ्लैग लगाते हैं लोग। यहाँ पूरी दुनिया में मेडिकेयर रिलीफ देती है और उसके लिए ग्रांट पहुंचाती है। आज हमारे देश के कई बड़े हॉस्पिटल, जयपुर की बात करें तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसको अच्छी खासी ग्रांट आती है, करोड़ों रुपए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, निम्स हॉस्पिटल है। ऐसे देश के 1000 से ऊपर हॉस्पिटल है जिनको करोड़ों अरबों खरबों रुपए की ग्रांट आती है।
200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इतनी ग्रांट आती है और पूरी दुनिया से ग्रांट बटोरते हैं ये हॉस्पिटल। आज कई स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं जो ग्रांट के दम पे चलते हैं, जिनको देश और विदेश से ग्रांट आती है। आज मिशनरी स्कूल जितने भी हैं जो क्रिश्चियंस ने डेवलप किए थे, शुरू में ग्रांट दे दे के स्कूल डेवलप किए उन लोगों ने, पूरी दुनिया में उन्होंने एजुकेशन का फैलाव किया, एजुकेशन को एक्सपांड किया। ग्रांट का कोई अंत पंत नहीं है, कोई ओर छोड़ नहीं है, किसी भी हद तक कहीं से भी आ सकती है। और गवर्नमेंट ग्रांट यदि देती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लेती है। एक तो सरकार ग्रांट दे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बचाए और उसके ऊपर इनकम टैक्स और थोप दें। ग्रांट्स यूजुअली नॉन टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्टेड होती है। विदेश से भी ग्रांट आती है तो एग्जम्प्टेड होकर आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू उस ग्रांट का अलग से सर्कुलर निकलता है सीबीडीटी से कि ये ग्रांट इस हॉस्पिटल को, इस स्कूल को, इस कॉलेज को, इस ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्री ग्रांट दी जाती है। ग्रांट कभी टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि ग्रांट एक मदद है, एक हेल्प है, एक सब्सिडी है, उसके ऊपर काहे का टैक्स। कोई ऑर्गेनाइजेशन बेचारा ग्रांट के लिए मोहताज है, बिना ग्रांट के वो एक कदम नहीं चल सकता और आप उस पर टैक्स थोप रहे हो। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स एग्जम्प्टेड होती है, न स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेती है न सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट या सब्सिडी में कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में अभी आप इतनी आगे की सेक्शन पे गए नहीं हो। सेक्शन 80C से 80U यदि आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें एक सीरीज आपके कोर्स में नहीं है, अभी वो फाइनल में आएगी। वो अभी हाल फिलहाल इंटर के कोर्स से गायब है। दैट इज 80I, 80IA, IB, IC, ऐसे करके ये पूरी सीरीज है। 80I, 80IA, IB, IC, D, E, F, GH, ऐसे करके पूरी सीरीज है ये। और ये देश में विभिन्न प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडस्ट्री लगाना, वहां 10 साल तक छूट पाना। जेके के एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाना, 10 साल तक छूट पाना। सेज में इंडस्ट्री लगाना एंड सेक्शन 10AA उसकी एग्जम्पशन पाना, है ना। इनको हम लोग एक नाम देते हैं टैक्स, कभी नाम सुना हो तो, टैक्स हॉलीडे। इनकम टैक्स के मकसद से आप छुट्टी पे हो, आप 10 साल 15 साल भूल जाओ, आपको टैक्स नहीं देना, यू आर ऑन टैक्स हॉलीडे। इनको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं कॉमनली। ये एक ऐसा टर्म है जो यूजुअली लोग अपनी तरफ से डेवलप कर लेते हैं। इनकम टैक्स में हॉलीडे वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। जैसे टैक्स ऑडिट, सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उसे कंपल्सरी ऑडिट अपनी बुक्स की करानी पड़ती है। उसको लोग कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं इनकम टैक्स में, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में सारे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्टिकल, सर मैं टैक्स ऑडिट पे जा रहा हूं। टैक्स ऑडिट मींस इनकम टैक्स पर्पज से की गई ऑडिट, इस तरह से करके सिस्टम्स। एनीवे, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस, वो भी ग्रांट से कंफ्यूज होते हैं। वो पेपर भेज दिया हमने व्हाट्सएप, कितने निकलवाएंगे, यहां है जितने तो निकलवा लो और बाकी ऑनलाइन डालेगा। पेपर दोगे सब लोग? गिन लो ये कितने हैं, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15, 19, 20, 24, 2, 26, 30, 31, 35 है, 40 निकालना, 50 निकलवा लो। कोई बात नहीं, वो तो रद्दी तो होगी, इकट्ठी होगी, कोई बात नहीं, 50 निकलवा लो। हाँ जी, अब ये एक एग्जांपल दिया था आपको, टैक्स हॉलीडे, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शंस। इनसे लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे मेरे को सरकार से ग्रांट मिली, देखो मैं टैक्स ही नहीं देता। ये ग्रांट नहीं है, ये तो आपको एक गवर्नमेंट हॉलीडे या एग्जम्पशन या डिडक्शन दे रही है, तो सबके लिए है। जो भी इस सेक्शन की शर्तें पूरी करेगा सबको मिलेगी। आज मैं और आप यदि सेज में जाके इंडस्ट्री लगाएंगे तो 15 साल, 10 शुरू के 5 साल में 100% एग्जम्पशन है, अगले 5 साल में 50% एग्जम्पशन है, अगले 5 साल में 50% और है। 15 साल तक हम टैक्स से निजात पाएंगे और आराम से धीरे धीरे टैक्स देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जेके में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, जम्मू कश्मीर के इलाके में 10 साल तक कोई टैक्स नहीं है, यू आर 100% एग्जम्प्टेड। ना इनकम टैक्स है, ना GST, ना एक्साइज, ना कस्टम, ना कोई और, सारे टैक्स से माफ हो आप, यू आर इन टैक्स हॉलीडे। तो ये टैक्स हॉलीडे, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन, दीज आर नॉट ग्रांट। ये इस ES का मुद्दा नहीं है। इस ES पे तो ग्रांट हुआ है जो सरकार आपको कोई छूट नहीं देती, बल्कि अपनी तरफ से आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कोई हेल्प कर रही है।
आपके हाथ में 10 करोड़ का चेक थमा रही है, ये लो हमारी तरफ से 10 करोड़, आपने इंडस्ट्री लगाई थी ना, 50 करोड़ लगाए, चलो 10 करोड़ हमारे, 20% हम, 80% तुम। और ये रिफंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। आप अपने कैपिटल का हिस्सा मान लो, इट्स ए स्टार्टअप कैपिटल, और आप अपने इंडस्ट्री में यूज करो इस पैसे। तुमने बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाई थी ना, 100 करोड़ लगाए, चलो 50 करोड़ हमारी तरफ से। तुमने कोल्ड स्टोरेज डेवलप किया ना, 50 करोड़ लगाए, चलो 20 करोड़ हमारे। या फिर सरकार रिसोर्स देती है एट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस। आज आपको मालूम हो जितनी ये स्कूलें खुली हुई है, जितने कॉलेज या हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनकी जमीनों की कीमत देखो। ये रामबाग सर्किल पे सुबोध स्कूल है, क्या एरिया उस स्कूल का, और क्या पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर या पर यार्ड क्या रेट मानते हो जमीन की। ये जमीनें 1-1 रुपए, 10-10 रुपए स्क्वायर यार्ड पे अलॉटेड है। इतने क्लब खुले हुए हैं देश में, क्लबों को जमीन देती है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए। जयपुर क्लब, ये जय क्लब जिसका मैं मेंबर हूं, 21 से 22 बीघा जमीन है, 1 रुपए बीघा में जमीन दे रखी है गवर्नमेंट ने, 22 रुपए की जमीन है, और आज वो 2000 करोड़ की जमीन है इस समय। 22 बीघा, सोचो आप, 22 बीघा बोले तो 60,000 वर्ग मीटर, 66,000 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर, और 1 वर्ग मीटर की रेट है 5 लाख रुपए। मेन हार्ट ऑफ द सिटी में, एमआई रोड से अटैच। सोचो उस जमीन की कीमत सरकार ने दे रखी है, 2000 करोड़ की जमीन 22 रुपए में दे रखी है, केवल इसलिए सोशल वेलफेयर। आप क्लब बनाओगे, लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एक फैमिली गेट टुगेदर होगी, स्पोर्ट्स करेंगे, स्विमिंग करेंगे, अपनी इवनिंग स्पेंड करेंगे, अपने मौज मस्ती करेंगे, और एक जस्ट लाइक कूल माइंड से लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। इतने सारे हॉस्पिटल, महात्मा गांधी अस्पताल की जमीन देखो जाके वहां कितने 1000 स्क्वायर मीटर में। इधर निम्स की जमीन देखो दिल्ली रोड के ऊपर, इधर ये दुर्लभ जी हॉस्पिटल सुबोध के बगल में जमीन है। सेंट जेवियर स्कूल देख लो आप, कितनी लंबी चौड़ी जमीन है उसके पास। महावीर स्कूल देख लो। ये सोचो ये जमीनें क्या रेट में अलॉटेड है, 1-1 रुपए, 10-10 रुपए स्क्वायर मीटर, 1-1 रुपया बीघा, पर बीघा 3025 मीटर का बीघा होता है, 3025 गज का। 3025 स्क्वायर यार्ड इज 1 बीघा, हेक्टर, एकड़। सीए इंस्टीट्यूट को इसमें अजमेर रोड पे दहनी कला, धरनी खुद, ये अपने बगरू के पास एक जगह है दहनी खुर्द, गांव का नाम है दहनी कला। राइट हैंड साइड को जब जाते हैं हम पुलिया चढ़ने से, बगरू की पुलिया चढ़ने से पहले राइट हैंड को गांव है दहनी कला, वहां 160 एकड़ जमीन दी थी, 160 एकड़, 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ होता है। 160 एकड़ जमीन दी थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, जेडीए ने। 1 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन थी वो, सरकारी रूल्स में, सरकारी रेट में 1 करोड़ रुपया एकड़। 160 करोड़ रुपए की जमीन थी, 99% सब्सिडी दी थी राजस्थान सरकार ने। 1.6 करोड़ का चेक लिया था वसुंधरा गवर्नमेंट ने, जेडीए कमिश्नर ने, और वसुंधरा खुद वहां जाके और फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर और फाउंडेशन डाल के आई थी। पूरे जयपुर के सीए गए थे वहां, और पूरे इंडिया के सीए आए थे। डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईसीआई की डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कि साहब राजस्थान में आईसीआई की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी कोर्सेज होंगे यहाँ पे, पूरे देश का हब होगा एजुकेशन का। हमारे जयपुर के प्रेसिडेंट, जो आज तक एक ही प्रेसिडेंट हुए, श्रीमान सुनील गोयल साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके और वो प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए थे, बिकॉज वो प्रेसिडेंट थे उस समय आईसीआई के, और सारे देश के सीए वहां इकट्ठे हुए, पूरी सरकार का पूरा सेटअप वहां लगा था जाके, पूरी गवर्नमेंट वहां पहुंची थी। और वो यूनिवर्सिटी आज बन जाती तो आज सोचो इंडिया में जयपुर का नाम होता है कि साहब आईसीआई की यूनिवर्सिटी जयपुर में, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से वो मामला छिन गया जयपुर के हाथ से, और वो जमीन जेडीए को वापस देनी पड़ी, और वो 1.6 करोड़ का चेक जेडीए ने लौटा दिया, क्योंकि पॉलिटिकल इशू फंस गए बीच में। बिकॉज आईसीआई की बाइलॉज में नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, यूनिवर्सिटी ओपन करना ही अलाउ नहीं है आईसीआई, और इसलिए वो प्रोजेक्ट खारिज हो गया। वरना 99% सब्सिडी दी थी। 160 करोड़ की जमीन, 1.6 करोड़, इट वॉज 158.4 करोड़ की ग्रांट। इस तरह से ग्रांट्स मिलती है। आज पूरे देश में कितनी एजुकेशन सोसाइटियां खुली हुई है, कितने ट्रस्ट और क्लब खुले हुए हैं, कितने अनाथालय खुले हुए हैं, कितनी धर्मशालाएं खुली हुई है, कितने हॉस्पिटल और कितने स्कूल कॉलेज है। लंबी चौड़ी जमीनें ले लेके बैठे हैं लोग, और उन जमीनों की कीमत आज हजारों करोड़ में है, जो उनको 1000 रुपए में भी मिली होगी तो गनीमत है, उससे भी नीचे। ये ग्रांट है। सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करती है लोगों को, समाज के लिए, आपके देश के डेवलपमेंट के लिए। ये ग्रांट, ये नॉन मॉनिटरी है, और इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। किसी को 10-20 करोड़ का गवर्नमेंट से चेक मिला, वो मामूली सी अमाउंट है सरकार के लिए। आपको हमने 2000 करोड़ की जमीन दे रखी है, वो सोचो। वरना आज ये जमीन हम बेचें कॉमर्शियली, और वहां कॉम्प्लेक्स डेवलप हो, वहां कोई और कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो, सोचो।
लेकिन नहीं, सोसाइटी जरूरी है, पहले समाज का कल्याण जरूरी है। ये ग्रांट्स है। ग्रांट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बोथ। सरकार कई तरह के लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, चार्जेस नहीं लेती। आज डीओटी लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सैटेलाइट के थ्रू जो यूटिलाइजेशन होता है, न्यूज चैनल जितने भी पॉकेट में ये लाइसेंस ले लेके बैठे हैं, जितने न्यूज चैनल है, इन लोगों से गवर्नमेंट डीओटी चार्जेस नहीं लेती है। जितनी एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां, इनको सरकार क्या कीमत में पन्ना देती है, क्या कीमत पे इनको पेपर देती है, और जिसकी दुर्गति करते हैं लोग, कितने भर भर के एक एक पेज के ऐड देते हैं, जबकि न्यूज के लिए पन्ना मिलता है वो। लेकिन ये लोग मिसयूज करते हैं, कमर्शियल कर रखा है सारे न्यूज़पेपर्स को। लेकिन सरकार बेचारी नुकसान उठा रही है। चलो कुछ भी हो, 100% पेपर में 10% न्यूज तो छपेगी, यदि तुम 90% विज्ञापन में भी यूज करोगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ग्रांट देने के पीछे सीधा सीधा जन कल्याण, इट्स अ पब्लिक वेलफेयर, कंट्री का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर। ग्रांट देने के पीछे गवर्नमेंट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज हमारे देश में इतने ऑर्फन हाउसेज खुले हुए, इतना अनाथालय खुले हुए, इतने एनपीओ खुले हुए, सबको ग्रांट आती है सरकार से। आपने फाउंडेशन में एनपीओ का चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी ग्रांट की अकाउंटिंग पढ़ी है कि ग्रांट एनपीओ को किस बेस पे मिली, क्यों मिली, काय के लिए मिली, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। वही एएस पढ़ रहे हैं। इस एएस में ग्रांट की सारी कहानी गाई हुई है। कितने टाइप के ग्रांट है जो सोच सकते हो आप, और जो नहीं भी सोच सकते वो भी। इस एएस का जो नंबर है उतने ही इसमें पैरा है। 12 एएस है तो 12 पैराग्राफ है इसको, इस एएस। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 7 से 12, 7 से 11, 7, 8, 9, 10, 4 पैराग्राफ तो ग्रांट के टाइप्स और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनकमिंग ग्रांट, और 11 नंबर पैरा में आउटगोइंग ग्रांट। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों का एक साथ आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को इस प्लांट या मशीन या प्रोजेक्ट या फैक्ट्री के लिए इतनी ग्रांट मिली, ग्रांट का मिस यूटिलाइजेशन हो गया, ग्रांट को आप कंज्यूम नहीं कर पाए, या तो टाइम एक्सपायर हो गया, आप विद इन टाइम उसको यूज नहीं कर पाए, और या आपने ग्रांट को मिसयूज किया। जिस पर्पज के लिए मिली, पर्पज के अलावा हटके आपने और कोई काम में ले लिया, सरकार ग्रांट वापस मांग लेती है। ग्रांट के रिफंड के दो ही रीजन होते हैं। सरकार ग्रांट छीन लेती है, दी हुई ग्रांट वापस ले लेती है कि या तो आपने जो टाइम फ्रेम दिया था ग्रांट को यूज करने का, उस टाइम फ्रेम में यूज क्यों नहीं किया, क्यों निकाल दिया टाइम, क्यों बैठे रहे ठाले इतने टाइम तक। क्या ग्रांट इसलिए दी थी लेके बैठने के लिए? आप उसको बैंक में जमा करा के ब्याज खा रहे हो उस पर। आपको ग्रांट दी थी कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और आप उस ग्रांट को अनयूज करके बैठे हो। वापस दो, हो गए 5 साल पूरे, निकल गया आपका टाइम। या फिर आपने ग्रांट को यूज किया बट मिसयूज किया, उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने से था वो नहीं किया। आज ऐसे कई एनपीओज हैं जिनको सरकार ग्रांट देती है एनपीओ को पब्लिक वेलफेयर में चलाने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए, ग्रीनरी डेवलप करने के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, एन नंबर ऑफ उद्देश्य हैं, उनके लिए ग्रांट मिलती है। और उस ग्रांट को पाने वाले जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनपीओ के जो करता धरता है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये लोग उस ग्रांट को मिसयूज कर डालते हैं, पर्पज से हटके और किसी काम में ले डालते हैं। सरकार समेट लेती है सारा पैसा। अभी करीब 8 या 9 साल पहले 2012-13 की बात है, जयपुर के ही एक एनपीओ को स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी कुछ करोड़ में कि साहब ये इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, सोसाइटी को फायदा होगा। और भाई लोगों ने 1.5 करोड़ की मर्सिडीज खरीद ली उससे। उनके जो ट्रेजरर और जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज खरीद ली। पता कैसे लगा? उस मर्सिडीज के नंबर की बोली लगी, ये जो वीआईपी नंबर लेते हैं 1111 या 9999, और वो बोली 11 लाख में छूटी उस समय। आज के टाइम तो वो 20 लाख 25 लाख हो गए। 11 लाख में बोली छूटी। अगले दिन अखबार में न्यूज, मर्सिडीज का नंबर 11 लाख में बोली छूटी, 11 लाख का नंबर। और वो नंबर जैसे नीचे पड़ा, काहे का? बोला साहब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनपीओ है, और इसको सरकार से ग्रांट मिली थी जिसका पैसा 11 इधर और 1.5 करोड़ वहां। 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर दिए गाड़ी में। इमीडिएट सरकार ने धावा बोला, बंद कर दिया एनपीओ, और वो सारा पैसा गाड़ी बेच बाज के वसूल लिया वापस। ये मिसयूज है। अरे आपको ग्रांट दी है सरकार ने ऐसे उड़ाने के लिए, मिसयूज करने के लिए, लग्जरीज के लिए। आप जनता का भला करो ना। तो आज ये जितने भी हॉस्पिटल्स को ग्रांट मिलती है, ये लोग उस ग्रांट को यूटिलाइज करते हैं। देखो धीरे धीरे हॉस्पिटल्स की साइज क्या हो गई है। दुर्लभ जी हॉस्पिटल किसी दिन क्या था और आज क्या है। ये आपका महावीर कैंसर हॉस्पिटल कभी क्या था और आज क्या है। ये जो कैलगरी आई हॉस्पिटल कभी कुछ था और आज क्या है। धीरे 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 जयपुरिया अस्पताल देख लो आप, ये सारे ग्रांट बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं। महात्मा देख लो, महात्मा गांधी या निम्स देख लो,
क्या इन्होंने बिल्डिंगें बनाई है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। पैसा आता है अनाप शनाप, करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, और ये पैसा यूं। और ग्रांट का सबसे बड़ा इशू, ग्रांट की ऑडिट होती है स्पेशल, आप करोगे कोई दिन, हमने तो खूब करी है। ग्रांट की स्पेशल ऑडिट होती है, और उस ऑडिटर में ऑडिटर्स को ग्रांट का यूसी रेज करना होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ऑडिटर वेरीफाई करता है, सर आपने इतने करोड़ की ग्रांट दी, बेटा ऑडियो ऑफ कर लो, किनका ऑन है, चेतन क्या नाम है। ग्रांट का यूसी रेज होता है, ऑडिटर को बाकायदा ग्रांट का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इतनी की ग्रांट आई, इतना उसको जमा कराया बैंकों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इतना ब्याज आया, वो भी उसमें शामिल होता है। वो आप अपनी इनकम नहीं मान सकते जब तक ग्रांट यूज नहीं होती, तब तक पड़ी ग्रांट के ऊपर जो ब्याज कमा रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एफडी में, वो भी ग्रांट का पार्ट बन जाता है, वो आप और कोई काम में नहीं ले सकते। और ग्रांट के आपने क्या क्या यूटिलाइजेशन किया, पूरा यूसी स्टेटमेंट बनता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और ऑडिटर उसे वेरीफाई करके देता है। और उसमें कोई हेराफेरी या गड़बड़ पाई गई तो ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर सीज हो जाता है और उसको डिबार कर देते हैं आईसीआई। आप ग्रांट को मजाक में नहीं ले सकते, ऑनेस्टली ग्रांट का यूसी रेज करना होता है, और ऑडिटर्स को ऑडिट करके और सरकार को बताना होता है, सब आपकी ग्रांट का ये हो रहा है, यूज हो रहा है चाहे मिसयूज हो रहा है, बाकायदा ऑडिट होती है। मैं जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में था, 2003-4 की बात है, राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सीए इंस्टीट्यूट की बाउंड्री के आगे जाके, ये सीएस इंस्टीट्यूट के बगल वाला पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, और उसको ग्रांट आई थी 150 करोड़ या 180 करोड़ की। किस लिए? पूरे स्टेट के अंदर सैटेलाइट एंटीना लगा के, और आपका जो पोल्यूशन है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए, सैटेलाइट वैन लगाने के लिए, कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके अपनी वैन खड़ी कर दो, उस पर सैटेलाइट एंटीना एब्जॉर्बर लगा हुआ है, वो पूरी इंडस्ट्री में एनवायरमेंट कैसा है, उसका पोल्यूशन किस लेवल पे है वो बता देगी, और वहां एक्शन लो उस एरिया के अंदर। जैसे आज आप देखो, ये रामबाग सर्किल पे एक डिस्प्ले के ऊपर वो आता है कि आपके शहर का प्रदूषण कितना है, उसका मेजरमेंट आता है उस पर बार बार, ऐसे करके पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर कंप्यूटराइजेशन करने के लिए और सैटेलाइट एंटीना लगा के और डिस्प्लेज और कंप्यूटराइजेशन के लिए मोर देन 150 करोड़ की ग्रांट आई थी। और इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस ग्रांट को हमारे खाते में ट्रांसफर कर गया कि साहब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो, आप राजस्थान स्टेट का डेवलपमेंट आपके हाथ में कंप्यूटर का, इसको यूज करो। अब वो ग्रांट इधर ट्रांसफर हो गई, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल वालों ने टाइम से टेंडर इन्वाइट नहीं किए। टेंडर इन्वाइट नहीं हो तो वेन्स का या कंप्यूटर का टेंडर धरे रह गए, वो पैसा हमारे पास पड़ा रहा यूं का यूं। 1 साल 2 साल 3 साल गुजर गए, दिल्ली में बुलाया गया, पूरे देश के स्टेट जितने भी है सब स्टेट से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के करता धरता, उनके जो भी हेड है प्लस जो उससे असिस्टिंग बॉडी है, इन सबको वहां दिल्ली में बुलाया गया, नेशनल प्रोडक्टिविटी सेंटर एनपीसी, और जिसमें मिस्टर आलूवालिया, कभी आपने नाम सुना हो, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, सारे स्टेट के लोग उसमें बैठे, हर स्टेट अपनी बढ़ चढ़ के अचीवमेंट बता रहा, सर हमने इतने एंटीने लगा दिए, सर हमने इतनी वेन एस्टैब्लिश कर ली, सर हमारे स्टेट में पोल्यूशन विद इन कंट्रोल है, सर आप देखिए अभी हम आपको ऑनलाइन दिखा सकते हैं हमारे वहां स्टेट में पोल्यूशन कितना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर आपको पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शो कर सकते हैं। सारे स्टेट ने अपने अचीवमेंट गिराए, राजस्थान स्टेट का नंबर आया, क्या हुआ उसका, वो पैसा पड़ा, हमारे पास तो टेंडर ही नहीं हुआ। इमीडिएट बंदे ने, चूंकि आलूवालिया दैट वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, दैट इज इक्विवेलेंट टू पीएम, उठा के सीधा यहां सीएम को फोन लगाए, और यही थे सीएम उस समय से, गहलोत ये तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के बंदे मेरे सामने बैठे, और मैंने इतने करोड़ की ग्रांट दी थी तुम्हारे स्टेट के लिए, 1 रुपया यूज नहीं किया इन लोगों ने, आई एम टेकिंग द ग्रांट बैक, सॉरी। फोन रख दिया, फट से उठा के, और फिर यहां जो स्वागत हुआ वापिस जयपुर आते टाइम। क्यों? सरकार में उल्टा नियम है, आपको जो फंड एलोकेशन होता है बजट से, उसका जितना ज्यादा यूज करते हो उतना आपको प्रमोशन मिलता है, और यदि वो अनयूज रह जाता है तो आपको डिमोशन और सस्पेंशन मिलता है। यह आते लाइन से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सस्पेंशन हुए, सीएम ने ऑर्डर निकाल दिया, सस्पेंड करो इन सब, और जवाब मांगो इनसे, शोकॉज नोटिस दो, क्यों नहीं हुआ, काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम नकारा लोग हो। ये ग्रांट इतने करोड़ की वापस गई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ग्रांट का ये फंडा है। गवर्नमेंट ग्रांट की मजाक नहीं होती है, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। कल को आप लोग एज ए सीए ऑडिटर बन के ग्रांट की ऑडिट करोगे, आपको पहले ग्रांट की गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेगी। किन गाइड, क्योंकि हर ग्रांट के साथ गाइडलाइंस आती है, और ग्रांट कभी अनकंडीशनल नहीं मिलती है, ग्रांट हमेशा कंडीशनल होती है। उस ग्रांट के पीछे कोई ना कोई छुपा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य आपको पूरा करना पड़ता है, बिना उसके ग्रांट नहीं मिलती है। ग्रांट की ऑडिट करने वाला ऑडिटर पहले ग्रांट की गाइडलाइन पढ़ता है 2-4 घंटे बैठ के, और पूरे पॉइंट बनाता है कि मुझे क्या क्या चेक पॉइंट स्टैब्लिश करने, फिर वो ग्रांट की ऑडिट करता है, और
जितने लूप होल्स है वो नोट करता है और बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि यहां गड़बड़ हुई है और ये सब अच्छा हुआ है। ऐसे ग्रांट की ऑडिट होती है अल्टीमेटली। हाँ जी, देखो दोनों बातें हैं। कुछ पैसा तो गवर्नमेंट खुद लगाती है अपनी जेब से, कुछ ऊपर से ग्रांट आती है, स्पोर्ट्स काउंसिल की ग्रांट आती है। ऑडिटर एक्चुअली क्या, ग्रांट का जो यूटिलाइजेशन का पैटर्न है वो ग्रांट में लिखा हुआ होता है। आपको ग्रांट को कितने, एक तो टाइम कितने में यूज करना है, किस किस पर्पज से कितना पैसा एलोकेटेड। स्टेडियम बनना है तो उसमें बाउंड्री में कितना खर्चा होना है, गार्डन में कितना एक्सपेंस होना है, बिल्डिंग में कितना लगना है, फंड एलोकेशन होता है, पूरा बाइफिकेशन होता है। आपको एक एक हेड को चेक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ तो आप अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर दो, दैट्स इट। अगले जाने क्या करेंगे वो। आप तो अपने फैक्चर्स बता दो कि सर बिल्डिंग में आपने 20 करोड़ की बात करी थी, 22 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, सर ये बाउंड्री वॉल के अंदर 25 करोड़ का खर्चा था, 28 करोड़ लग गए। आप अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर दो, दैट्स इट। ऑडिटर का काम हो गया। ऑडिटर कभी उसके ऊपर शिकायत नहीं करता है या सजेशन नहीं देता इनको ये सजा होनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है फैक्चर्स को रिपोर्ट करना। बस आप पीछे हट जाओ, आप कोई चीज छुपाओ मत, बस जो एक्चुअल है वो दर्शा दो, उसमें डिस्क्लोज कर दो, बाकी अगले जाने। अब वो उसको क्या रेक्टिफाई करेंगे, माफिया मांगेंगे नहीं मांगेंगे, सरकार उसको कंसिडर करेगी नहीं करेगी, वो जाने, आपका काम नहीं है। ऑडिटर कभी अपनी राय नहीं देता कि साहब इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो आपका काम नहीं है। वो हम देखेंगे क्या करना है इस टाइप से। तो ग्रांट की ऑडिट करोगे कल को आप लोग भी, हमने भी खूब करी है, कई सोसाइटियों की ऑडिट करिए, कई स्कूलों की करिए, कई कॉलेजेस की करिए, और वहां ग्रांट मिलती थी और ग्रांट का अलग से अकाउंट खुलता है। और सबसे बड़ी बात, ग्रांट का अलग से बैंक अकाउंट खुलता है, अलग खाते में जमा होती है ग्रांट, नॉर्मल करंट अकाउंट में जमा नहीं होती। अलग से चेकबुक इश्यू होती है, अलग से उसका बैंक स्टेटमेंट निकलता है, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जाती है गवर्नमेंट को, साहब ये आपका ग्रांट का अकाउंट है, बैंक अकाउंट। इस तरह से ग्रांट मजाक नहीं है। सरकार जनता से इतना टैक्स वसूल करके यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट भेजती है तो उसके पीछे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। अब हमारा इस एएस का उद्देश्य क्या है, ग्रांट का प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एएस ने समझाया है वो हमें ढंग से समझना है। इनिशियली इस एएस के अंदर ग्रांट की जनरल बातें कही हुई है, ग्रांट्स क्यों मिलती है, ग्रांट्स की क्या क्या अप्रोच है, कैपिटल अप्रोच वर्सेस रेवेन्यू अप्रोच क्या होती है। ग्रांट मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है, केवल मात्र ग्रांट का मिल जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप ग्रांट के लिए एलिजिबल थे। एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। आज यदि मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने 2 करोड़ की ग्रांट दे दी तो मुझे खुश होने की जरूरत नहीं, अरे वाह 2 करोड़ फ्री में आ गए, और 2 करोड़ को साबित कौन करेगा कि आप एलिजिबल थे। तो एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, रिसीव होना समथिंग डिफरेंट। आपको यदि ग्रांट मिल गई, कोई अप्रोच लगा लोगों के पॉलिटिकल तरीके से, लेकिन उसको साबित कौन करेगा कि आप उसको यूज करना जानते हो। तो ओनली रिसीप्ट ऑफ ग्रांट इज मेरली नॉट ए एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रांट, यू हैव टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी। आपको साबित करना पड़ेगा अपने आप कि सर हम ग्रांट के हकदार थे, और देखो हमने साबित किया है कि ग्रांट ऐसे यूज होती। तो ग्रांट के क्या क्या अप्रोच है और कैसे अकाउंटिंग होती है, ग्रांट को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करोगे, किन शर्तों पर, ग्रांट को डेफर कब करोगे, ईयर बाय ईयर स्प्लिट कब करोगे, वन टाइम पीएनएल में कब ले जाओगे, असेट की कॉस्ट में से कब घटाओगे, डेप्रिसिएशन के रेशियो में कब बांटोगे, पीएनएल में कितने साल में ले जाओगे, सारी बातें एएस में प्रैक्टिकल है। शुरू के पैरा 1 से 6 थ्योरी है, 7 नंबर से प्रैक्टिकल शुरू है, और पैरा 7 से 11 में बोर्ड पे, मतलब 7 से 10 बोर्ड पे उतारूंगा, और 7 से 10 का जो ट्रीटमेंट है उसका एकदम रिवर्स ट्रीटमेंट। कैलकुलस पढ़े हैं कभी, डिफरेंशियल इंटीग्रल, डिफरेंशियल पढ़ने के बाद उल्टा काम चालू हो जाता है इंटीग्रल आते ही। तो यूं मानो पैरा 7, 8, 9, 10 डिफरेंशियल कैलकुलस है, पैरा 11 इंटीग्रल कैलकुलस है, उल्टा ट्रीटमेंट है। आने वाली ग्रांट का आपने जो ट्रीटमेंट किया था, जाने वाले उसका उल्टा होगा। आने वाली ग्रांट को आप पीएनएल में ले गए थे, जो जाने वाली ग्रांट पीएनएल में डेबिट होके जाएगी। आने वाली ग्रांट को आपने कैपिटल में डाला है, तो जाने वाली ग्रांट कैपिटल को डेबिट होके जाएगी। आने वाली ग्रांट को आपने असेट की कॉस्ट में से कम किया था, जाने वाली असेट की कॉस्ट बढ़ा के जाएगी, उल्टा होगा एकदम अपोजिट। वो पैरा 11 है। पैरा 11 इसलिए आसान हो जाता है कि 7 से 10 में हम सब पढ़ चुके होते हैं, उसका उल्टा करना होता है, बस रिवर्स ट्रीटमेंट। अब पहले ग्रांट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक पॉइंट, और इस एएस का कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन भी आता है जो अभी आगे करेंगे हम। पहली बात, एएस इशू हो गया था 91 में, अप्लाई हुआ था 94 से। दिस एएस कम्स इनटू इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवरिंग पीरियड commencing on or after April 94. This AS is applicable to all type of enterprises and it is mandatory. Yes, mandatory. इस देश का कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करें
और ऑडिट करने के दौरान एएस 12 का वायलेशन कर दें, एएस 12 के प्रोविजन देखे ही ना और ऑडिट कर दें यूं मौज मस्ती में, और उठा के ऑडिट रिपोर्ट थमा दिए, सर्टिफिकेट दे दिया जी आपकी बुक्स एकदम परफेक्ट है, पता लगा एएस 12 के वायलेशन भरे पड़े थे और आपने ऑडिट कर दी, यू आर इन अ डेंजर। अब आपका मेंबरशिप नंबर खतरे में आ गया क्योंकि आपने एएस का वायलेशन किया। मैंडेटरी आपके लिए है, ये क्लाइंट के लिए नहीं है। आज यदि आप सब मेरे क्लाइंट है, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल, होटलें चला रहे हो और आपको ग्रांट मिली अपने हॉस्पिटल के लिए, आपको ग्रांट मिली अपने होटल के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, और मैंने उस ग्रांट की अकाउंटिंग अनदेखी कर दी और मैंने प्रॉपर कंप्लायंस किया ही नहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, आई एम रेस्पॉन्सिबल। कंसल्टेंट मैं हूं, आपका ऑडिटर मैं हूं, मेरी ड्यूटी है ग्रांट का प्रॉपर ट्रीटमेंट चेक करने। आपको क्या पता, आपको तो मुझे क्या पता ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होता है, मेरे बेचारे अकाउंटेंट को क्या पता, ये सीए थोड़ी है। आप ऑडिटर ऑडिट का के लिए कर देते थे। इट मींस ग्रांट का गलत ट्रीटमेंट होना ऑडिटर की मिसकंडक्ट है और उसके लिए वो दोषी है और उसके लिए उसका सर्टिफिकेट छीना जा सकता है, उसकी डिग्री छीनी जा सकती, ये मैंडेटरी कहलाता है। अब objective of this AS is to prescribe the proper accounting of government grant including subsidy, cash incentive, duty drawback। सब्सिडीज और ग्रांट तो एक ही बात, लेकिन कैश इंसेंटिव सरकार ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी तरफ से नगद में एप्रिसिएशन के तौर पे इंसेंटिव देती है। आपने सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम किया, सिंस बिगनिंग यू आर मेंटेनिंग क्वालिटी, सिंस बिगनिंग यू आर रिड्यूसिंग कॉस्ट। आप समाज के लिए महंगाई को कम करने में, जीवन स्तर को बढ़ाने में, क्वालिटी मेंटेन करने में यू आर द बेस्ट एंटिटी इन द कंट्री। यू आर गिवन दिस 5 करोड़ रुपीज चेक, दैट इज ए कैश इंसेंटिव, नगद सहायता। आपका ऑर्गेनाइजेशन डूब रहा, कगार पे है, बंद होने वाला है, डूबने नहीं देंगे, ये लो 10 करोड़ रुपए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ जैसे थे। जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में चलना, इसके लिए ग्रांट मिलती है। आज आपको ध्यान हो तो 108 नंबर की गाड़ियां घूमती है, ये ग्रांट के दम पे हैं, ये सब्सिडी के दम पे हैं, ये लेती नहीं है किसी से कुछ। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, इसके लिए सोसाइटी बनी हुई है और सोसाइटी को सरकार ग्रांट देती है, उसके दम पे ये गाड़ियां घूमती है। वरना यूं फोकट में नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ वहां पे आ गई और मरीज को ले गई और उसमें चलती गाड़ी में इलाज होना चालू हो गया, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये सारी गाड़ियां मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का पार्ट है, इसके लिए सोसाइटी बना रखी है राजस्थान सरकार ने, और सरकार खुद और विदेशों से इसमें ग्रांट लेती है। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ग्रांट मिलने के पीछे कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक। कई बार ऐसा भी होता है आपने विदेश से कोई सामान मंगाया और आपका इस देश के अच्छे एक्सपोर्टर के नाते आपकी ड्यूटी माफ करना बनता है, आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, चलो आपकी ड्यूटी वापस दी हमने, योर ड्यूटी इज रिटर्न बैक टू यू, इट्स ए ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन उसके पीछे कोई रीजन होता है, यूं मनमर्जी नहीं होती है। किसी बंदे की फाइनेंस मिनिस्ट्री में अप्रोच है और विदेश से उसने 200 करोड़ का प्लांट मंगाया, उसके ऊपर उसके 20 करोड़ की कस्टम ड्यूटी लगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसको लौटा दिया, ले जाओ वापस, तुम्हारे 20 करोड़ वापस लो। क्यों भाई, क्या कारण है? इसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया बने हुए मिनिस्ट्री में, उसके हिसाब से ग्रांट ये जो ड्यूटी है वापस होती है। एक बार पुराना केस है, आप लोग तो इतना नहीं जानते, सचिन तेंदुलकर जब शुरू में देश के लिए, बताया होगा मैंने, नहीं ऐसे नहीं, मैं उसका एक केस बता रहा हूं तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर ने फरारी मंगाई थी, बहुत उछला था पूरे देश में, बताया होगा ना। उस फरारी के ऊपर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी और वो इंपोर्ट ड्यूटी लग के उसने फरारी ले ली थी। उसके बाद में उसको किसी कंसल्टेंट ने, उसके एडवाइजर, उसके सीए ने कहा होगा तो अप्लाई कर, तो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट स्पिरिट के चलते तेरी ग्रांट सब्सिडी ये जो ड्यूटी वापस हो जाएगी, और उसने अप्लाई किया और सरकार ने उसकी ड्यूटी वापस दे दी। जितने में देश के बाकी बड़े बिजनेस टाइकून उछल पड़े, क्यों भाई, इसको ही क्यों, बाकी स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं, हम एक्सपोर्टर क्यों नहीं, हम फला व्यक्ति क्यों नहीं, ऐसा इसमें क्या है जो बाकी लोग नहीं कर रहे? कौन सा एहसान कर रहा है, देश के लिए खेल रहा है तो मिल रहा है ना पैसा इसको। बहुत बड़ा बवाल मचा था, गवर्नमेंट से वापस देनी, मतलब वापस उससे सब देनी पड़ी, ड्यूटी ड्रॉबैक को विड्रॉ करके और वापस पैसा लेना पड़ा। क्यों? आप ऐसे फेवर नहीं कर सकते किसी को। स्पोर्ट्समैन भरे पड़े हैं देश में, बिजनेसमैन भरे पड़े हैं जो बेचारे एक्सपोर्ट करते हैं देश के लिए, इस देश के कमाऊ सपूत है वो, उन्होंने क्या गुनाह किया है, उनसे ड्यूटी क्यों लेते हो फिर? दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश इंसेंटिव, सब्सिडी, ग्रांट, ये सब कोई क्राइटेरिया बेस्ड होती है, मनमाने ढंग से नहीं होती है कभी, उसका कानून बना हुआ है। द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अब ये इस एएस का रैशनल है, ये एएस क्यों आया, क्या कारण था इस एएस को इशू करने का। द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बाय एन एंटरप्राइज इज ए सिग्निफिकेंट इवेंट, अंडरलाइन कर दो। किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट मिलना एक अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है, इट्स ए सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर
It's appropriate and proper disclosure required to compare financial statement of an enterprise with previous year financial statement and with financial statement of other enterprises. यदि आप देश के 5 हॉस्पिटल का एनालिसिस कर रहे हो और पांचों हॉस्पिटल की आपने बैलेंस शीट बिछा रहे और उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हो और पता लगा ग्रांट पांचों को मिली, ऊटपटांग तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया, कोई पीएनएल में ले गया, कोई बैलेंस शीट में लिया, कोई असेट में से घटा गया, किसी ने एम्प्लॉइज को तनख्वाह में चुका दी, आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रांट का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। पांचों हॉस्पिटल को एक जैसी ग्रांट मिली, पांचों ने एक जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? पांचों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डावाडोल हो गए। इट मींस यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंपैरिजन को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन। और सोचो, स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइज से कहलाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन को बरकरार रखने के लिए ग्रांट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आप ग्रांट का ऊटपटांग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मनचाहा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए ये एएस बना है। नाउ स्कोप, ये एएस कौन कौन से ग्रांट को इंक्लूड करेगा और किसको एक्सक्लूड करेगा, कौन से ऐसे टर्म्स है जो ग्रांट की डेफिनेशन ही नहीं आती। दिस स्टेटमेंट डज नॉट डील विद द फॉलोइंग। अब ये इस एएस में कवर नहीं है। स्पेशल प्रॉब्लम अराइजिंग, इसको तो काट दो आप, ये तो चेंज हो गया, अब इसको तो हटा दो, इसको कट कर देना सब लोग। अब यहां ये 2 पॉइंट है केवल बस, और इन दोनों को अब मैं पहले ही समझा चुका हूं। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज इनकम टैक्स हॉलीडे। अब हॉलीडे कब से ग्रांट होने लग गई? वो तो सबको मिलता है। आप इंडस्ट्री लगा लो, आज आप जेके में जाओ, जम्मू कश्मीर में लैंड वहां परचेज करो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके इंडस्ट्री बसा के आराम से ग्रांट 10 साल तक सरकार से छूट पाओ, टैक्स हॉलीडे। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, आप बीएनपी के चैप्टर में बिजनेस प्रोविजन में एक सेक्शन पढ़ोगे 35AC, उसमें है कि यदि आप कोई कोल्ड स्टोरेज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, 11 तरह के बिजनेस हैं, वो कोई रूरल एरिया में होटल, कोई रूरल एरिया में हॉस्पिटल, 100 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल, 100 से ज्यादा रूम का हॉस्पिटल, 11 बिजनेस डिफाइन है। उनमें कोई खर्चा करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी वन टाइम छूट मिलती है पीएनएल, उसको इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, सेक्शन 35AC। एक्सीलरेटेड डेप्रिशिएशन, आप लोग बीएनपी के चैप्टर में पढ़ोगे एडिशनल डेप्रिशिएशन। कोई भी व्यक्ति अपनी नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता है, ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर जो नॉर्मल डेप्रिशिएशन वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन और मिलता है पहले साल में, उसको एडिशनल डेप्रिशिएशन कहते हैं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा कंसेशन इन टैक्स रेट, कुछ ऐसे एसएससी है जिनको टैक्स रेट्स में डाउनफॉल मिलता है, कम टैक्स देना पड़ता है, या टैक्स एग्जम्पशन इन नोटिफाइड एरिया, कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड रूरल या बैकवर्ड इलाके में इंडस्ट्री लगाने पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, सेज में इंडस्ट्री लगाने पे टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। ये सब ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आते, ये ग्रांट नहीं है। सेकेंडली, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेज, किसी भी एंटरप्राइजेज की ओनरशिप में सरकार यदि एज ए ओनर पार्टिसिपेशन ले, वो ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आती। और इसका बेस्ट एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, 1984-85 में जब सुजुकी कॉरपोरेशन को भारत सरकार ने न्योता दिया, मारुति ने आने से, मतलब सुजुकी कॉरपोरेशन ने इंडिया आने से मना कर दिया, सॉरी सर, आपके देश में हमारी जापानी गाड़ियां चल नहीं सकती, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके यहाँ ट्रैफिक कंडीशन प्रॉपर नहीं है, लोगों को ड्राइविंग सेंस नहीं है, आपस में भिड़ गई, लड़ गई, आपके एम्बेसडर से यदि हमारी मारुति अड़ गई कहीं तो पर्चे से उड़ जाएंगे, लोग जान से चले जाएंगे, सॉरी हमारी गाड़ियां आपके यहाँ चल नहीं सकती। सरकार ने कहा चलो हम उसमें हिस्सेदार बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द शेयर होल्डर, और शेयर खरीदे, मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करी, गवर्नमेंट ने खुद शेयर खरीदे, मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई। बाद में गवर्नमेंट ने शेयर धीरे धीरे बाजार में निकाले जब कंपनी चल पड़ी। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप बाय परचेजिंग शेयर्स इन द कंपनी, एंड यू आर क्लेमिंग ओनरशिप, यू आर बिकमिंग शेयर होल्डर, इट्स नॉट ए ग्रांट। सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके बदले शेयर होल्डिंग ले रही है, तो इट इज गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती, ग्रांट होती है डोनेशन की तरह। आज हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं और अपनी श्रद्धा से जो पैसा चढ़ा के हाथ जोड़ के आ जाते हैं, उससे हम कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, उससे हम कोई तरह का रिफंड एक्सपेक्ट नहीं करते, बस हमारी श्रद्धा थी हमने दिया, ऐसे सरकार ग्रांट देती है। लेकिन सरकार उसके पीछे रिटर्न एक्सपेक्ट क्या करती है? जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। ये 2 आइटम ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, ये ग्रांट नहीं है। बोलो।
सारे ग्रांट है, सब ग्रांट जाती है। हाँ जाती है 100। सारे ट्रस्ट, सारी सोसाइटी, सारे मठ, सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च, सारी मस्जिद, सारे मंदिर, सब ग्रांट के भरोसे चलते हैं। अनाप शनाप ग्रांट आती है, सब्सिडी आती है, चढ़ावे आते हैं, दान धर्मादे आते हैं, सरकार भी देती है अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन, और प्राइवेट आता है वो अलग। चलते हैं सब, सारे धार्मिक इंस्टीट्यूशन में ग्रांट मिलती है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। अभी मदरसे जितने भी है, क्या गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है? सारा पैसा सरकार देती है मदरसों में, जो बेसिक एजुकेशन के लिए, उनकी कास्ट के लिए। ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में देती है सरकार, देती है ग्रांट, तो गवर्नमेंट चलाती है इनको। और कईयों को तो सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है कि हम हमारे भरोसे चलाएंगे नहीं, तो ये ग्रांट का ही पार्ट है, और इन सबकी ऑडिट होती है। होटल्स में, यदि वो होटल आपने डेजिग्नेटेड बैकवर्ड या रूरल एरिया में खोली हो, उसकी कंडीशन वो इनकम टैक्स में पढ़ोगे आप, कि यदि गवर्नमेंट के बताए गए एरिया में होटल खोली है या वहां हॉस्पिटल खोला है और उतनी बेड कैपेसिटी, उतने रूम कैपेसिटी तो मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। नाउ दिस स्टैंडर्ड, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज गवर्नमेंट? हु इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट कॉमा गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडी, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। पूरी दुनिया आ गई, यू मान लो, चाहे भारत सरकार स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे राजस्थान सरकार स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, और चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बॉडीज। जेडीए, मैंने कहा था ना, जेडीए ने सी इंस्टीट्यूट को जमीन दी थी, वो गवर्नमेंट बॉडी है। नगर निगम गवर्नमेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। सब ये आर्टिफिशियल पर्सन है सारे, जो सरकार ने क्रिएट कर रखे हैं एज ए लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी एक्ट में आते हैं सब, अलग से एक्ट बनता है लोकल बॉडीज एक्ट। नाउ what are the government grant? Government grant are assistance which is given by government to an enterprise in cash or in kind. पहली बात, ग्रांट के मोड कोई भी हो सकते हैं, नगद में या कोई आइटम के तौर पे, या नंबर 2 फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस। कई बार तो ग्रांट क्या मिलती है, आज आप ग्रांट ले लो, अब उसको यूज करके दिखाओ। कई बार क्या होता है, पहले अचीवमेंट करके दिखाओ फिर ग्रांट देंगे, दोनों बातें हैं। समटाइम्स कंडीशन आर फुलफिल फर्स्ट, देन यू आर गेटिंग ग्रांट। Sometimes you are getting grant first, then you are required to fulfill the conditions. तो compliance में भी past और future and with certain condition. बिना condition के तो grant मिलती नहीं है कभी। grant कभी unconditional तो होती ही नहीं। grant के पीछे guaranteed शर्तें लगी हुई होती है, और सरकार अपना इरादा चाहती है, हम नहीं जानते, ये करके दिखाओ। अब condition क्या क्या हो सकती है? टाइम रिलेटेड, इतने टाइम में यूज होना चाहिए। एरिया रिलेटेड, ज्योग्राफिकल एरिया, यहां पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए। स्पेसिफिक टाइम फैक्टर के, उससे पहले आप इंडस्ट्री बंद नहीं करोगे, उससे पहले आप लोगों को बेरोजगार नहीं करोगे, उससे पहले मशीनें नहीं बेचोगे, इतने टाइम में मशीनें प्रोडक्शन ला देनी चाहिए, इस टाइप से। आज रिको जानते हो, RICO, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। रिको की तरफ से, कंपनी है गवर्नमेंट की, राजस्थान स्टेट की, रिको की तरफ से जमीनें अलॉट होती है। रिको के एरिया में कंडीशन होती है, जमीन अलॉटमेंट करने के 3 साल के भीतर प्रोडक्शन लाके दिखा दो। आपको जितने रुपए की जमीन गवर्नमेंट ने लीज पे दी है, 25% लीज मनी वापस, बिल्कुल 25% सब्सिडी मिलती है। और 3 साल पहले यदि प्रोडक्शन नहीं लाए तो एक टाइम लिमिट होती है, उससे पहले यदि नहीं हुआ, जमीन वापस, गवर्नमेंट छीन लेती है जमीन वापस। रिको की जमीन आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं ले सकते कि आज या रिको का एरिया कट रहा है इंडस्ट्री का, जमीन ले लो, 10 साल बाद बेचेंगे, बहुत भाव बढ़ जाएंगे। आप ये ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं उतर सकते, आपको टाइम बाउंड प्रोडक्शन लाना पड़ता है, इंडस्ट्री लगानी ही पड़ती है, आप पीछे नहीं हट सकते। आप उस जमीन को बेच भी नहीं सकते कि मैंने गलती से ले ली, छोड़ो यार मैं किसी और को दे दूं, आप बेच भी नहीं सकते। वो सरकार ही वापस लेगी आप, और आपका पैसा काट के वापस देगी, पेनल्टी काट के। आपने जमीन ली और किसी का नुकसान किया, आपकी जगह और कोई होता तो इंडस्ट्री लगाता। आज एरिया में इंडस्ट्री लगने से रहेगी, तुम्हारे चक्कर में पेनल्टी लगेगी। और यदि 3 साल में प्रोडक्शन ला दिया तो आपने यदि गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए दिए, 25%, 12.5 लाख आपके वापस, ये लो हमारी तरफ से सब्सिडी। इस तरह का सिस्टम है। तो रिको की जमीनें, एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली रिको का, पूरे देश में बहुत सारे कॉर्पोरेशन खुले हुए हैं, जमीनें देते हैं, इंडस्ट्री बसाते हैं। जैसे ये हुडा करके हैं हरियाणा के अंदर, ये जमीनें देता, पूरा हरियाणा देखो चमन हुआ पड़ा है इंडस्ट्री के चक्कर में। बैंकर वाली इंडस्ट्री गुड़गांव और ये सारे, ये इंडस्ट्री के चक्कर में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चमन एरिया है पूरा। क्या फायदा हुआ हरियाणा वालों को, खाली इंडस्ट्री के चक्कर, क्योंकि वहां इंडस्ट्री कॉरिडोर बसाई उन्होंने, और पूरा इंडस्ट्री कॉरिडोर बसा के और हरियाणा के ठाट कर दी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंडीशन के साथ ग्रांट देती,
गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड द गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली वैल्यूड। सरकार यदि आपकी ऐसी कोई मदद करती है, हेल्प करती है, जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ग्रांट को हम शामिल नहीं मानते, मतलब उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो एंट्री काहे की करोगे। देन इट ऑल्सो एक्सक्लूड दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज। अब ये थोड़ा हेरफेर वाली लैंग्वेज छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। इट इंक्लूड सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, अभी पीछे आई थी, तीनों ग्रांट में शामिल है। सच ग्रांट में भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। अब ग्रांट दो तरह की देती है सरकार, या तो इन नेचर कैपिटल या रेवेन्यू, और ये इसकी अप्रोच है दोनों। अब कौन सी ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट है, सीधी बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट को इतना तो समझ में आता है, कोई भी रिसीट यदि कैपिटल नेचर की होती है P&L में नहीं जाती, या तो उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखा दो, और या उसको असेट की कॉस्ट में से घटा दो। जैसे याद करो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड P&L में नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करता है, ये कैपिटल अप्रोच। और रेवेन्यू अप्रोच, रेवेन्यू नेचर P&L में आता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट, कैपिटल अप्रोच वर्सेज रेवेन्यू और इनकम अप्रोच, पैरा 5। इट इज जनरली, हाँ बोलो, हेलो, हाँ अब कैसे आऊंगा यार, मैं बात चल रही है मेरी। कैपिटल अप्रोच वर्सेज रेवेन्यू या इनकम अप्रोच। It is generally considered appropriate that accounting for government grant should be based on nature of relevant grant. The standard means this ES recognize two different approach as detailed below depending upon whether or it is capital or revenue. Capital approach means where the assistance is in the nature of promoter contribution. सरकार आपकी कंपनी में एज ए प्रोमोटर अपनी तरफ से सीड मनी, सीड असिस्टेंस, आपकी इंडस्ट्री का बीज डाल रही। आपकी इंडस्ट्री 100 करोड़ की है, चलो 10 करोड़ हमने दिए, बीज हमारी तरफ से, बाकी खेती तुम करो। इसको सीड कैपिटल असिस्टेंस कहते हैं, स्टार्टअप कैपिटल। तो यदि गवर्नमेंट एज ए प्रमोटर आपको पैसा कंट्रीब्यूट करती है, बट उसके बदले ओनरशिप नहीं लेती है, शेयर होल्डिंग क्लेम नहीं करती, आपकी इंडस्ट्री में हमने पैसा लगा दिया, मस्त रहो, अब हमें कोई शेयर देने की जरूरत नहीं, हमने तो देखिए छोड़ दिए। द असिस्टेंस इज गिवन टुवर्ड्स कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले बोले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसको, एक ही बात। नो रिपेमेंट इज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड, सरकार कभी आपसे पैसा वापस नहीं मांगती। द असिस्टेंस इज अनरिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आप उस पैसे से कितना प्रोजेक्ट लगाओगे, कहां लगाओगे, सरकार चुप रहती है, बताती नहीं है कुछ। इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटलाइजर एज ए शेयर होल्डर फंड, बस ये इसका ट्रीटमेंट। यदि प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर ग्रांट आती है तो वो सीधी कैपिटलाइजर में जाती है। It is not earned but represent an incentive provided by government without related cost. ये ग्रांट आपने कमाई नहीं है, लेकिन आपने जिस जगह इंडस्ट्री लगाई है, होटल हॉस्पिटल बनाया, वो उस इलाके का भला होना है, उसके लिए सरकार आपको एज एन इंसेंटिव ये ग्रांट देती है, और इसकी कोई रिलेटेड कॉस्ट आप क्या खर्च करोगे वो आप जानो। रेवेन्यू अप्रोच, इनकम अप्रोच, द असिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ और आइडेंटिफिएबल विथ रिलेटेड कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सरकार आपसे कोई ना कोई खर्चा करने को बोलती है, रेवेन्यू नेचर ग्रांट दी। अभी कोविड के अंदर देश की कई बड़ी कंपनियों को सरकार ने ग्रांट दी थी कोविड ट्रीटमेंट के लिए, या कोई तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए, या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरी या वेजेज चुकाने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार को उस टाइम तक ग्रांट दी थी ताकि तनख्वाह तो दें, ताकि लोग बेरोजगार तो न हो। जैसे निगम का एग्जाम्पल दिया अभी मैंने, नगर निगम, ये ग्रांट के भरोसे चल रहा है कंटिन्यू। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट देनी बंद होगी, निगम बंद हो जाए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग हाउस टैक्स देते ही नहीं है कोई। इट इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट ओवर द रिलेटेड पीरियड। अब जितना चाहो आप उस पीरियड के अंदर इसको ग्रांट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पैरा 6, जनरल कंडीशन। अभी आपसे कहा था, मेयर रिसीट ऑफ ग्रांट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल। ग्रांट का केवल मात्र मिल जाना, रिसीव हो जाना, इस बात का सबूत नहीं है कि आपकी ग्रांट की शर्तें पूरी हो गई। शर्तें तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं करी तो वापस चली जाएगी। इसका मतलब ग्रांट के मिलते ही उसको इनकम ट्रीट नहीं कर लेना चाहिए, पहले आप उसका एलिजिबिलिटी साबित करो और अपनी कंडीशन पूरी करो, तो वो ग्रांट आपकी इनकम मानी जाएगी। Therefore, a government grant should be recognized when the following conditions satisfied. Number 1, reasonable assurance that the conditions, if any, attached to the grant will be complied with by the enterprise. Benefit have been earned by the enterprise. There is reasonable certainty that grant will be received. यदि मिली नहीं है तो मिल जाएगी, और यदि मिल गई तो आप कंडीशन पूरी कर दोगे,
और रीजनेबल एश्योरेंस के वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, बेनिफिट उस ग्रांट से जुड़े हुए कोई पब्लिक बेनिफिट है वो अचीव हो जाएंगे, आप उस ग्रांट का दुरुपयोग नहीं करोगे. Recognition of earning benefit, earning of benefit. The government grant should be recognized in the year in which the enterprise has earned the benefit from grant, even if such grant actually realized in subsequent year. आपने कोई ग्रांट से जुड़े हुए जो पब्लिक बेनिफिट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, वो कमा लिया, बस आपकी ग्रांट आपको ड्यू हो गई, मिलेगी चाहे बाद में. आप रिसीवेबल ग्रांट की एंट्री पास कर सकते हो. ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और वो रिसीवेबल बाद में आती रहेगी. कंटीजेंसी रिलेटेड ग्रांट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई तरह की आफत मच गई, कॉन्टीजेंसी इवेंट हो गई, अचानक कोई ट्रेजेडी हो गई, उसके लिए भी सरकार ग्रांट देती है. अ कॉन्टीजेंसी रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट अराइजिंग आफ्टर द ग्रांट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इज ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद एएस 29. अब वो हम प्रोविजन कंटीजेंसी पढ़ेंगे 29 में, तब आएगा. ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, कई ऑर्गेनाइजेशन को डूबते हुए बचाने के लिए सरकार ग्रांट देती है. विजय माल्या यदि प्रॉपर तरीके से बिजनेस करके फेल होता और उसकी कहीं गलती नहीं होती, सरकार चाहती तो उसको बचा सकती थी डूबने से, लेकिन उसने दुरुपयोग किया पैसों का, उसने बहुत उलझुल हरकतें करी, सरकार ने ग्रांट अप्लाई करने के काबिल ही नहीं था, और काबिल वो अप्लाई करता तो गवर्नमेंट देती भी नहीं. इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, जनरली a government grant is given as an incentive to meet a specific expenditure, but sometimes instead of above, a grant is given for the purpose of immediate financial support to enterprise. Such grant should be recognized as income of the period in which the enterprise qualified to receive as an extraordinary item as per AS5. आपको ध्यान हो तो ग्रांट को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की डेफिनेशन में लेते थे कैश फ्लो में. ग्रांट एज ए कंपनसेशन फॉर प्रीवियसली इनकर्ड एक्सपेंडिचर और लॉसेज. समटाइम्स a government grant is received or receivable by an enterprise for the expenditure losses incurred in previous accounting period. Such grant should be recognized as income of the period in which the grant become receivable as an extraordinary item. और अब यहां से शुरू होता है ये एएस. अब तक का जितना भी था वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, कुछ नहीं आता उसमें, इतना है, यहां से शुरू होता है ये एएस. टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. अब एक बार आप पढ़ लो, मैं 2 मिनट जोत लेके आया वापस.
वो डिपेंड करेगा आप असेट की कॉस्ट में से घटाना चाहते हो, फंड बनाना चाहते हो, पीडब्ल्यू मिलना चाहते हो कि सारा वो डिपेंड करेगा पर चलो अब एक बार इसको तेजी से समझ लो। मैं फिर इसकी समरी बोर्ड पे बना दूंगा एक सीट जो आपके कॉपी में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टली आपको एक सीट बनानी पड़ेगी। जैसे ये लेंथ में आपकी कॉपी यूं होगी, यूं नहीं आ पाएगी, वो आप कर लेना, पहले समझ लो। यहां से शुरू होता है टाइप ऑफ ग्रांट। एन एंटरप्राइज में रिसीव फॉलोइंग टू टाइप ऑफ ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट, मॉनेटरी ग्रांट एंड ग्रांट इन द नेचर। तो उसको 2 की जगह 3 कर लो, 3 टाइप ऑफ ग्रांट। होती तो 2 ही है लेकिन वो तीसरी अलग है, सेपरेट। 3 कर लो, फॉलोइंग 3 टाइप कर लो, 3। हाँ वो हटा दिया होगा। फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ ग्रांट, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोमोटर वाली तो यूजुअली मॉनेटरी, हाँ दोनों हो सकती है, ठीक है। तो वो कैपिटल लेजर में जाएगी, असेट आएगी या पैसा आएगा। असेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। ना इसमें फिर 2 हो जाएंगे फर्दर। प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन मेन ब्रॉड हेड है, उसके अंदर मिले चाहे कुछ भी अब, लेकिन ये जो मिलेगी इनके पर्पज अलग है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये रेकरिंग नॉन रेकरिंग अभी आएगी सब। जैसे अब देखो ये आगे क्या है, नॉन मॉनेटरी में पढ़ो क्या क्या। नॉन मॉनेटरी ग्रांट लाइक असेट, लैंड, प्लांट, मशीन, रिसोर्स गिवन एट फ्री और कंसेशनल रेट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज बिलो। इफ द ग्रांट इज गिवन एट कंसेशनल रेट, डैश लगा देना, आपके उसमें डैश लगा हुआ नहीं है। If the grant is given at concessional rate, dash करके at acquisition cost. If the grant is given free of cost at nominal value. कहने का मतलब गवर्नमेंट आपको यदि कोई भी असेट देती है कंसेशन पे या फ्री में, तो यदि वो असेट प्लांट या लैंड या मशीन या रिसोर्स सरकार एकदम फ्री देती है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे, और यदि पैसा लेती है तो एक्विजिशन वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। मॉनेटरी ग्रांट, मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनेटरी ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब यदि आपको किसी पर्टिकुलर असेट के लिए ग्रांट मिली है, डिफाइन असेट, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, कोई ऑपरेशन थिएटर है, उसके लिए ग्रांट मिली है तो, और या फिर ग्रांट आपको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस के लिए मिली। अब स्पेशल असेट के लिए मिली तो असेट भी 2 तरह की होते हैं, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। इट इज ए ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन टू एक्वायर, देखो यहां शर्तें क्या है, प्राइमरी कंडीशन इज टू एक्वायर, परचेज, कंस्ट्रक्ट सच असेट, then only the enterprise will qualify the grant. Other condition may be also attached with grant, for example, restriction to type or location of asset or period during which they have to be acquired or held. कितने टाइम तक असेट एक्वायर हो जानी चाहिए और कितने टाइम तक आप उस असेट को हेल्ड करोगे, बेचोगे नहीं बीच में, और किस लोकेशन पे असेट लगानी है, कितने टाइम में लगानी, ये कंडीशन। These grants are also further classified into 2 types. ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिबल फिक्स असेट, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिबल फिक्स असेट। अब ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिसिबल के 2 ट्रीटमेंट है, 2 मेथड है। देयर आर 2 अकाउंटिंग मेथड ऑफ सच ग्रांट। फर्स्ट मेथड, कॉस्ट में से माइनस कर दो। द ग्रांट शुड बी शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट इन अराइविंग एट द बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। इफ द ग्रांट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ असेट, द असेट शुड बी शोन एट नॉमिनल वैल्यू। Thus, in this method, grant will be recognized in P&L by way of the depreciation charge over the life of this. In other words, grant will be credited to P&L account by charge of reduced amount of depreciation due to the credit of grant. अब सोचो, मैंने 50 लाख की कोई मशीन खरीदी, सरकार ने 20 लाख की ग्रांट दे दी, मैंने ग्रांट की अमाउंट को मशीन की कॉस्ट में से तो मेरा डेप्रिसिएशन कम हो गया हर साल, इनडायरेक्टली ग्रांट P&L में तो जा रही है, तो वरना डेप्रिसिएशन ज्यादा होता। तो ग्रांट के कारण ही तो P&L पे बर्डन कम हो गया ना, तो इनडायरेक्टली P&L में जा रही है। सेकंड,
द ग्रांट इज ट्रीटेड एज ए डेफर्ड इनकम। अब पहली मेथड तो क्या हुई, ग्रांट के अमाउंट को असेट की कॉस्ट में से कम कर दो तो डेप्रिसिएशन अपने आप ही कम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं तो असेट की कॉस्ट में से कम ना करूं, तो ठीक है भैया उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लो और डेप्रिसिएशन के रेशियो में पीएनएल में ले जाओ थोड़ा थोड़ा हर साल, तो पीएनएल में दो आइटम आ जाएंगे, डेबिट में तो डेप्रिसिएशन फुल और इधर ग्रांट, नेट अमाउंट वही आएगी वापस। द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। Such deferred income is recognized in P&L on a systematic and rational basis over the useful life of a seed. Such allocation of to income usually made over the period and it is in proportion in which the depreciation is charged. ये दो मेथड है, लेकिन ये ग्रांट कौन सी वाली है और डेप्रिसिएबल भी है तो कौन सी वाली है। अब इसका मतलब स्पेसिफिक असेट की ग्रांट या तो डेप्रिसिएबल या नॉन डेप्रिसिएबल, ये एग्जांपल मैं बाद में कराऊंगा, ये जनरल एंट्री अभी करेंगे हम बाद में। अब आओ, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट, योर असेट इज नॉट डेप्रिसिएबल। अब नॉन डेप्रिसिएबल असेट कौन सी होती, लैंड, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन कहां लगता है। अब आज जितनी डेयरियां हैं उनके लिए भी सरकार ग्रांट देती है, जानवर खरीदने के लिए, गाय भैंस खरीदने के लिए, पोल्ट्री फार्म में इनको मुर्गियों को खरीदने के लिए सरकार ग्रांट देती है, बाकायदा देती है। तो देयर इज ऑल्सो टू ट्रीटमेंट ऑफ सच ग्रांट। मेथड फर्स्ट, the grant should be shown as a deduction from the gross value of asset in arriving at book value. If the grant is equal to the cost of asset, the asset should be shown at nominal. इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि जितने की असेट उसके बराबर ग्रांट मिली तो असेट तो जीरो हो जाएगी फिर। अब वो असेट को नॉमिनल वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाओ तो सही, अदरवाइज वो बैलेंस शीट में असेट ही गायब हो जाएगी। अब वो नॉमिनल वैल्यू एएस डिफाइन नहीं करता, 1 रुपया, 1 रुपया, आप 1 रुपये भी दिखा दो बैलेंस शीट में असेट। आपको सरकार से 50 लाख की ग्रांट मिली मशीन के लिए और मशीन भी 50 लाख की आई, ग्रांट आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, मशीन खरीदी, मशीनरी टू बैंक, ग्रांट को मशीन से सेट ऑफ किया, ग्रांट अकाउंट डेबिट टू मशीन, अब मशीन अकाउंट ही बंद हो गया। अब वापस से एंट्री करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 1 रुपया, और बैलेंस शीट में दोनों तरफ, एक तरफ तो मशीन 1 रुपया और एक दूसरी तरफ ग्रांट 1 रुपया। बैलेंस शीट पढ़ने वाला अपने आप समझ जाएगा ये मशीन सरकार से मिली हुई है, वरना वो मशीन बैलेंस शीट में आएगी नहीं, फिर उसके असेट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग बार बार बोलते हैं इफ द ग्रांट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट द असेट शुड बी शोन एट। अब वो नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू नहीं है, ये कोई शेयर नहीं है। नॉमिनल वैल्यू बोलो तो माइनर अमाउंट, माइनर वैल्यू। अब वो माइनर वैल्यू 1 रुपए से शुरू होती है, आपकी मर्जी, 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी हो है? नहीं तो आप उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दो ना, बैलेंस शीट में असेट को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जाके डिफाइन कर दो, असेट इतने रुपए की लेस ग्रांट इतने रुपए की निल। अब वो बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू निल दिखाओ, असेट को बैलेंस शीट में जिंदा रखो, वरना लोगों को क्या पता लगेगा कि आज आपके पास से असेट कहां से आई। तो उसको शो करने के लिए जरूरी है, तो एएस नॉमिनल वैल्यू का सजेशन देता है। सेकेंड मेथड, इफ देयर इज नो कंडीशन अटैच टू ग्रांट और द ग्रांट रिसीव्ड आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अटैच टू ग्रांट, देन द ग्रांट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यदि आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट गवर्नमेंट कोई नॉन डेप्रिसिएबल असेट की ग्रांट मिली है और शर्तें आप पूरी कर चुके, तो उस ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो। या फिर इफ द कंडीशन अटैच टू ग्रांट आर येट टू बी फुलफिल्ड, देन द ग्रांट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच कंडीशन चार्ज टू इनकम। यदि आपको ग्रांट को शर्तें पूरी करने पे मिली है या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, तो जब तक कंडीशन पूरी करोगे उसमें जो खर्चा होगा वो पीएनएल में डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट में ग्रांट लिखते जाओ हर साल, दोनों आमने सामने आती जाएगी। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एएस पढ़ा था, शायद हमने ध्यान हो तो, उसमें था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती स्टेज पे होता है तो आप परसेंटेज कंप्लीशन के लिए कैपेबल नहीं होते हो, तो जितना खर्चा किया उतनी इनकम शो करो, नो प्रॉफिट नो लॉस मेथड, उस टाइप। अब इसके बाद ये एक मामला, द अनअपोर्शन डेफर्ड इनकम शुड बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट एवरी ईयर ऑन लायबिलिटी साइड। अब ये पुराना प्रोविजन हो गया है, बिलो द रिजर्व सरप्लस फॉर सिक्योर लोन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एज ए सेपरेट हेड। अब ये सोचो, सरकार से आपको ग्रांट मिली और आप इसको ईयर बाय ईयर डेफर करोगे एज इनकम। ग्रांट मिली 20 लाख की, आपने डिसाइड किया 4-4 लाख रुपए में 5 साल तक पीएनएल में ले जाऊंगा। ग्रांट आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख, अगले ईयर एंड में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल 4 लाख, अब 16 बच गए, उसका क्या करें? लायबिलिटी साइड में कंपनी है तो आपके हेड नंबर 2 के बाद 3 से पहले हेड नंबर 2 कौन सा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद कौन सा? नॉन करेंट को 4 नंबर कर दो, 3 नंबर इसको कर दो, और उसको 4 और आगे 5, एक हेड बढ़ा दो, 3 नंबर पे डाल दो। अब पुरानी बैलेंस शीट में ये होता था रिजर्व सरप्लस के बाद, लेकिन सिक्योर लोन से पहले
अब आजकल सिक्योर लोन की जगह आ गया नॉन करंट लायबिलिटी, तो सिक्योर लोन के काट के कर लो नॉन करंट लायबिलिटीज। और ये बिलो रिजर्व सरप्लस काट ही लो, अब बिलो रिजर्व सरप्लस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिजर्व सरप्लस के बाद तो शेयर वारंट भी होता है, फिर एप्लीकेशन मनी भी होती है, छोड़ो। 3 नंबर हेड है कहने का मतलब बैलेंस शीट में, तीसरा हेड लायबिलिटी साइड, और धीरे धीरे कोई दिन खत्म हो जाएगा ही। नाउ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू पैरा 9, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप इसको रेवेन्यू को अंडरलाइन करके लिख दो रेवेन्यू एक्सपेंस। यदि आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए ग्रांट लेते हो सरकार से, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंसेज, जिससे आप स्टाफ को तनख्वाह चुकाओगे, जिससे भाई बुक नहीं है आपके पास, कल दी तो थी, अच्छा लाई नहीं होगी अभी। यदि गवर्नमेंट आपको कोई रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए ग्रांट देती है, स्टाफ को सैलरी वेजेस चुकाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, इस पर्पज से यदि सरकार ग्रांट देती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस की ग्रांट रेवेन्यू नेचर की कहलाती है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ओवर द पीरियड नेसेसरी टू मैच देम विद द रिलेटेड कॉस्ट विच दे आर इंटेंडेड टू कंपनसेट। जब तक आप वो खर्चा करते रहोगे, ग्रांट को थोड़ा थोड़ा P&L में ले जाते चलो। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को 50 लाख की ग्रांट मिली एम्प्लॉय की स्किल डेवलप करने के लिए, कंपनी ने पहले साल में 12 लाख रुपए खर्च कर दी, 12 लाख की ट्रेनिंग करा दी, तो आपके 50 लाख की ग्रांट में से 12 लाख को P&L में ले जाओ और बाकी 38 को बैलेंस शीट में छोड़ दो, वही वापस उसी हेड में। अब उस 12 लाख को दिखाओगे कैसे P&L में? 2 तरीके हैं। आप अपना स्टाफ का ट्रेनिंग एक्सपेंस बताओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, ट्रेनिंग एक्सपेंस 12 लाख लेस ग्रांट 12 लाख आउटर में ले लो। या नंबर 2, ट्रेनिंग एक्सपेंस पे काउंट कर लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, और ग्रांट को अदर इनकम में ले लो। ये 2 ट्रीटमेंट देख लो। क्या लिखा है? सच ग्रांट शुड बी आइदर शोन सेपरेटली अंडर और डिडक्शन फ्रॉम, मर्जी आपकी, कैसे भी दिखा दो। लास्ट कौन सा बोलो? अनअमोर्टाइज का तो एक ही रूल है, वो तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, इसी की बात कर रहे हो ना? अच्छा, वो तो वही सेम पॉइंट होगा, वो कॉपी कर दिया होगा नीचे। वो तो अनअमोर्टाइज ग्रांट को वही बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, वो सिक्योर्ड लोन की जगह काट के वो कर लो नॉन करंट। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। पैरा 10 अच्छे से याद कर लेना। पैरा नंबर 10, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होता है प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन? कंपनी को डेवलप करने के लिए कंपनी को सीड कैपिटल देती है गवर्नमेंट। प्रोमोटर क्या करते हैं? कंपनी डेवलप करते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं, सारा खर्चा खुद उठाते हैं, कंपनी बन जाती है जब रिम्बर्समेंट ले लेते हैं। सरकार रिम्बर्समेंट नहीं लेती। सरकार कहती है ऐसा करो, आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कितने की इंडस्ट्री है साहब? 1000 करोड़ की, ये लो 200 करोड़ हमने दी, अब हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन मान लो, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज में लो, लैंड खरीद लो, बिल्डिंग बना लो, एक ही ट्रीटमेंट है, कैपिटल रिजर्व में डाल दो, और उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसमें से लॉसेज राइट ऑफ नहीं कर सकते। उसका यूज केवल और केवल आप कैपिटल असेट खरीदने में कर सकते, लेकिन आप रेवेन्यू एक्सपेंस उसमें चार्ज नहीं कर सकते, P&L में भी नहीं ले जा सकते। वो ग्रांट कैपिटल रिजर्व में पड़ी रहेगी। बोनस शेयर इशू कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व के जो यूज होते हैं वो कर लो। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, दीज ग्रांट्स आर गिवन विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग। Such grant should be credited to capital reserve. Such grant cannot be distributed as a dividend. It cannot be considered as deferred income. For example, Central Investment Subsidy Scheme. भारत सरकार की ये योजना है, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, अभी भी चालू है। अभी भी आप गूगल पे जाके, आज ये जो बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग जो IIT IIM कर लेते हैं, वो गूगल पे बैठ के और सर्च मारते हैं सरकार के क्या क्या प्रोजेक्ट फोकट के चल रहे हैं इस समय, जिसमें मैं स्टार्टअप लूँ तो गवर्नमेंट मेरी हेल्प करें, और उसमें वो एप्लीकेशन लगा देते हैं, और उसके बाद बिजनेस करते हैं, सरकार का पैसा, खुद का पैसा, और फाइनेंसर वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जितने स्टार्टअप है इनके फाइनेंसर होते हैं कोई ना कोई, बस इनके फाइनेंसर से पैसा लगवा देते हैं, सरकार लगा देती है, एंटरप्रेन्योर सब दोनों मिलके बनते हैं। और जिसको आपने ध्यान हो वेंचर कैपिटल फाइनेंस, ये वेंचर कैपिटल फाइनेंस कहलाता है, जिसमें ब्रेन किसी का, पैसा किसी का, 2 जने मिलके काम करते हैं, ब्रेन एंड मनी दोनों। बस अब इसके बाद तो पैरा 11 आ जाएगा। अब पहले यहां तक का स्टेटमेंट बनाओ।
चले हेडिंग लगा दो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ। वर्टिकल में शायद आ नहीं पाए, देख लो आप। वर्टिकल करो तो फिर एरो डायरेक्शन देके नीचे ले जाना, क्योंकि ये इसका एक्सपांशन यूं ज्यादा होगा। तो आपको नहीं आए तो किसी एक एरो को नीचे ले जाना, ऐसे हो जाए। पेज तो पूरा लगेगा, एक फुल पेज लगेगा। साथ के साथ लिखते चलो, बातें मत करो। आगे मैं उधर चला जाऊंगा, मैं बार बार स्लाइड नहीं करूंगा इसको। ये पैरा 7 है। यदि सरकार से कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई लैंड, कोई लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिली हो, और वो भी कंसेशन पे, कुछ रियायती दर पे, कंसेशनल वैल्यू पे, तो जो अमाउंट आपने पे करी उस पर एंट्री कर दो। और सरकार आपको फ्री में दे दे कोई एसेट, तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो। ये पैरा 7 है।
और ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है आप। डन सर। हो गया यहां तक? यस सर। आज ये लड़की मानवी गुप्ता कौन है? सर मैं हूँ क्या नाम है? मानवी गुप्ता। बीच में हो क्या? हाँ सर। कौन सी वाली है? अच्छा वो है क्या मानवी गुप्ता? हाँ नहीं वो आज के पहले नाम आया नहीं ना इस पे कभी। अच्छा हाँ वो सर, ऑनलाइन आज ही ही, ये ऑनलाइन हाँ कर ऑनलाइन आती होगी। ओके। अब एक स्टूडेंट और है बीच में, जानवी शर्मा, ये देख लो आती नहीं अब। या अब न ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, महीना भर हो गया, ये हालत है। जानवी शर्मा यहाँ आती थी ना, ये हालत है। अभी एग्जाम नहीं देने के साथ उन्हें आई और कवर ही नहीं कर पाएगी, देख लेना आप। महीना भर हो गया उसको, ना ऑनलाइन आ रही ना ऑफलाइन आ रही। वो गलत है, तो गलत है, इतना नहीं होता है यार एक एक महीने तक। वो कारण है वो इतनी पीछे हो गई अब जो कवर नहीं कर पाएगी। अब हम लोग कोर्स कर लेंगे, उसके भी 2 महीने तक रिकॉर्डिंग कर रही होगी वो, देख लेना। चलो आगे, ये हो गया क्या यहां तक? चलो नंबर सेकंड। दो पैरा है इसके, 8 और 9। ये बाद में करना ग्रोथ सैलरी। मॉनेटरी ग्रांट पैरा 8-9 में पहला ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट पैरा 8। नंबर ए डेप्रिसिबल फिक्स असेट, नंबर बी नॉन डेप्रिसिबल फिक्स असेट। अब डेप्रिसिबल फिक्स असेट की दो मेथड है।
Method 1. Deduct grant from cost of fixed asset. पहली मेथड कहती है ग्रांट को असेट की कॉस्ट में से हटा दो. मेथड नंबर 1, डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट. मेथड सेकंड. मेथड 2, Method 2. Defer grant and credit to P&L during life of asset. ये दो मेथड है. यदि असेट डेप्रिसिएबल है तो दो मेथड है. या तो असेट की कॉस्ट में से ग्रांट को हटा दो और फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, या असेट की कॉस्ट में से मत घटाओ, ग्रांट को डेफर करो, हर साल पीएनएल में ले जाओ थोड़ा थोड़ा. और वो उसके लिए ये सजेशन देता है डेप्रिसिएशन के रेशियो में. कोई जरूरी नहीं है, आप और कोई भी रेशियो डिफाइन कर सकते. वो तो एक आइडिया दिया है कि डेप्रिसिएशन के रेशियो में ग्रांट पीएनएल में जा सकते हैं. एग्जाम्पल करेंगे हम बाद में, अभी इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे और यही इनकी जनरल एंट्री पढ़ेंगे. ये है डेप्रिसिएबल असेट. नॉन डेप्रिसिएबल असेट की है तो दो मेथड, लेकिन हम उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. यदि ग्रांट के साथ कोई कंडीशन थी पूरी हो गई, कैपिटल रिजर्व में डाल दो. यदि आप चाहो तो ग्रांट को असेट की कॉस्ट में से कम कर दो. और कंडीशन पूरी होनी है तो जब तक कंडीशन पूरी होगी ग्रांट को पीएनएल में ले जाओ एक्सपेंस के रेशियो में. तीन मामले हैं इसके नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स असेट में. मेथड 1, Number 1, deduct from cost of fixed asset. Number 2, credit to capital reserve. Number 3, defer and credit to P&L अकाउंट. जब कभी भी हम डेफर की बात करते हैं तो उस ग्रांट को आगे ले जाके पीएनएल में ट्रांसफर करो. ये तीन मेथड रिगार्डिंग नॉन डेप्रिसिएबल असेट. और ये है पैरा 8. पैरा 8 के दो बातें, डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल. डेप्रिसिएशन की दो मेथड, नॉन डेप्रिसिएबल तीन. ये नॉन मॉनेटरी थी, इसके दो पार्ट्स है. रिसीव्ड असेट रिसीव्ड एट कंसेशन, रिसीव्ड एट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट. ये दो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है दोनों, और ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. और अब ग्रांट मॉनेटरी में दूसरी वाली, यदि रेवेन्यू, ये तो फिक्स असेट की ग्रांट पैरा 8. पैरा 9 में आती है रेवेन्यू एक्सपेंस की ग्रांट. तो नंबर बी, grant for revenue expenses.
पैरा 9। अब रेवेन्यू एक्सपेंस की कोई ग्रांट आती है तो उसको दो ट्रीटमेंट है, या तो वन टाइम पीएनएल में ले जाओ, और या जब तक एक्सपेंस करोगे तब तक एक्सपेंस के रेशियो में पीएनएल में ले जाओ। यदि आपने ग्रांट को एक ही बार में खर्च कर लिया तो वन टाइम पीएनएल में डाल दो। तो इसके दो मेथड बनते हैं। क्रेडिट द ग्रांट to P&L account on one time basis or in the number of years during which such grant is expensed। क्या होता है expensed? Such grant is expensed, मतलब जितने ईयर में वो ग्रांट आप खर्च करते हो उस ग्रांट को यूज करते हो। मैंने कहा ना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ग्रांट मिली, पहले साल में आपने 22 लाख रुपए खर्च कर दिए, 50 लाख में से 22 लाख पीएनएल में ले जाओ। अगले साल 8 लाख खर्च कर दिए, 8 ले जाओ। अगले साल 6 लाख खर्च कर दिए, 6 ले जाओ। जब तक उस ग्रांट को खर्च करते रहोगे पीएनएल में ले जाते चलो। ये ग्रांट पैरा 9 में आती है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट पैरा 7 के दो ट्रीटमेंट, मॉनेटरी ग्रांट में 8 और 9। पैरा 8 में स्पेसिफिक फिक्स असेट की ग्रांट, 9 में रेवेन्यू ग्रांट। पैरा 8 में दो तरह की ग्रांट, डेप्रिसिबल नॉन डेप्रिसिबल। डेप्रिसिबल की 2 मेथड, नॉन 3 मेथड। अब ये लास्ट बची है, और ये पैरा 7, 8, 9 और 10 है, वो 10 नंबर है लास्ट वाला। ये हो गया सबका, ये दोबारा देख लो ये वाला। उसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा है लास्ट वाले का। हाँ, वो तो एक ही ट्रीटमेंट है उसका, तो कैप्लेजर में जाएगी वो। हाँ सही है, उसका एरो दे दो नीचे, यूं एरो ले जाए, नीचे ले जाओ, इधर से ले जाओ, साइड से गाड़ी निकाल के। उधर मैदान पड़ा है, उधर मैदान से घुमा के ले आओ। हाँ इधर से ले आओ। हाँ हमारी मर्जी, किधर से भी गाड़ी निकालें। फिर यहां पे क्यों, उधर से जाओ फिर। चलो नंबर लास्ट।
और तुम्हारी जगह बच गई तो क्या करता है उसका? आप भी व्हाइट बोर्ड में बनाओ एक बार। इसमें व्हाइट बोर्ड में क्या फर्क पड़ गया? मैं यहाँ से शुरू होता मैं वहां तक चला जाता। नहीं, नीचे में छोटे छोटे लिख देता, फिर यहाँ मेथड 1 इस नोट लगा देता, नोट नीचे नोट लिखवा देता। ये बाहर क्यों हो गया? हाँ, हेलो, चिराग इसका नाम है क्या? चिराग अग्रवाल। यस सर। तुम्हारा कॉल क्यों आ रहा है? वो सर ये पूछने के लिए सर कितने बजे आप फ्री हो गए, आपसे कुछ पूछना था। यार तुम चलते क्लास में फोन करोगे मेरे को? तो सर वो मैंने देख लिया ना, भी आप बच्चे लिख रहे हैं तो भी आप बिजी नहीं हो इसलिए कर लिया। मैंने सोचा ये यहाँ गेट खुलवाने के लिए फोन कर रहे हैं। वो अभी गए ना लड़का, वो क्लास का ही तो है, खड़ा होगा बाहर, आ जाएगा वापिस, रहने दो। अभी आपके पैरा 7, 8, 9, 10 चारों का क्रक्स आ गया एक तरह से। सर हाँ, सर अगर ग्रांट पे इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो टैक्सेबल होगा क्या? वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ आता है। उसमें क्या होता है, यदि आप उस इंटरेस्ट को उसी ग्रांट के पार्ट के तौर पे यूज करते हो तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उस इंटरेस्ट को अदर एक्टिविटी में यूज करते हो तो फिर टैक्सेबल हो जाता है। ओके सर। हो गया, बोलो। ठीक है, अब एक एक ट्रीटमेंट का एक बार समरी सुन लो वापस। यदि ग्रांट नॉन मॉनेटरी मिलती है, कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई लाइसेंस, कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट असिस्टेंस, दैट इज नॉट अ मनी, इट इज अदर देन मनी इन काइंड। सरकार यदि आपको कंसेशन में देती है तो जो असेट आपने गवर्नमेंट से ली है, लैंड है या बिल्डिंग है या प्लांट है, उसको जो एक्विजिशन कॉस्ट आपने पे करी है उस पर एंट्री करो। मैंने अभी कहा था 160 करोड़ की जमीन जेडीए ने आईसीएआई की जयपुर ब्रांच को 1.6 करोड़ के चेक पे दी थी, तो वो 1.6 करोड़ पे बैलेंस शीट में दिखाई थी इंस्टीट्यूट में। 99% नोट्स में दिया था, 99% सब्सिडी है, वरना 160 करोड़ की जमीन है। यदि सरकार आपको कोई भी असेट फ्री में दे दें तो पैसा चाहे आपने नहीं दिया, एकदम फ्री पॉकेट में मिली है, तो भी उस असेट को आप एटलीस्ट नॉमिनल वैल्यू यू कैन डिसाइड इट, आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ₹1 और 10 और 100 और 1000, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू पे, इमेजरी वैल्यू पे आप उसको शो कर दो, इट्स ए नॉमिनल। एएस ने नॉमिनल वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। सेकेंडली, यदि वो ग्रांट मॉनेटरी है तो या तो वो किसी फिक्स असेट से रिलेटेड है और वो फिक्स असेट भी स्पेसिफिक सिंगल असेट, प्लांट या मशीन या कोई बिल्डिंग या कोई फर्नीचर या कोई इक्विपमेंट या कोई व्हीकल, यदि वो डेप्रिसिएबल है तो उस असेट की कॉस्ट में से ग्रांट को घटा सकते हो, चाहो तो उस ग्रांट को ईयर बाय ईयर पीएनएल में ले जा सकते हो, इन एनी रेशियो यू कैन डिसाइड द रेशियो, चाहे डेप्रिसिएशन का रेशियो चाहे और कोई रेशियो।
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट। यदि वो ग्रांट नॉन मॉनिटरी असेट की मिली है तो नंबर 1 आप चाहो तो कॉस्ट पे से घटा दो, या नंबर चाहो तो उस ग्रांट को आप कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, बशर्ते शर्तें पूरी हो गई हो। और शर्तें पूरी करना बाकी है तो जब तक कंडीशन पूरा करने में खर्चा होगा उतने रेशो में पीएनएल में ले जा सकते हो। यदि वो ग्रांट को रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए मिली है, कोई भी सैलरी, वेजेज, मेडिकल एक्सपेंस, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, सैलरी और इनके अलावा कुछ भी, उस ग्रांट को आप पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हो, या तो वन टाइम बेसिस पे बशर्ते वो ग्रांट खर्च हो गई हो पूरी, या ईयर बाई ईयर जब तक वो खर्चा होती रहेगी। यदि वो ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नाते मिली है, सरकार आपके बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, इनिशियल कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल, तो उस ग्रांट को कैपिटल में क्रेडिट कर दो। एक ही ट्रीटमेंट, इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, इसको आप पीएनएल में नहीं ले जा सकते, इसमें से कोई एक्सपेंस या लॉस राइट ऑफ नहीं कर सकते, बोनस शेयर वाला इशू कर सकते, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से बोनस शेयर इशू करना अलाउड। ये ग्रांट के आपके 4 अलग अलग पॉइंट हैं, यानी 4 पेरा है। और अब इनका उल्टा पेरा है नंबर 11, वो एकदम उल्टा है, पेरा 11। अब आप देखो पेरा 11 एकदम पलट है, जो आपने आने वाली ग्रांट को ट्रीट किया उसका जाने वाली ग्रांट का उल्टा ट्रीटमेंट है। और इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी पे 11 पे सबसे ज्यादा आता है। बट पेरा 11 पे क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको पेरा 8 या 9 या 10 जो अप्लाई है पहले उसको यूज करना पड़ेगा, और या क्वेश्चन खुद लिख देगा हमने ये वाला ट्रीटमेंट किया था। तो भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आने वाली ग्रांट के 4 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो नॉन मॉनेटरी है या मॉनेटरी है, और वो भी यदि कैपिटल या रेवेन्यू नेचर, और या फिर वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब 1 by 1 रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट समटाइम बिकम रिफंडेबल बिकॉज द कंडीशन अटैच टू ग्रांट आर नॉट फुलफिल। जिन शर्तों पे ग्रांट सरकार ने दी, आपने उन कंडीशन की मजाक उड़ाई, आपने उन कंडीशन का वॉल्यूशन किया, सरकार वापस मांग लेती। Refund of government grant should be treated extraordinary item of the period in which the grant become refundable and should be accounted as under। गवर्नमेंट ग्रांट का आना या जाना दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, और यदि जाएगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला, रिफंड ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू नेचर के ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या किया होगा? पेरा 9 देखो, पीएनएल में ले गए होंगे ने, अब पीएनएल से ही वापस लौटाओ उसको। लेकिन यदि जितनी ग्रांट आपकी पीएनएल में जाना बाकी हो तो डेफर्ड बैलेंस पड़ा है अभी, उतना तो डेफर को यूज कर लो, बाकी पीएनएल में चार्ज कर लो। ग्रांट आई थी 20 लाख, आप पीएनएल में अब तक ले गए 12 लाख, 8 लाख का बैलेंस पड़ा है, और आपको लौटानी पड़ गई 20 लाख, तो 8 लाख को डेफर अकाउंट को डेबिट करो, 12 पीएनएल को, और लौटानी पड़ी 10 लाख, तो 8 लाख तो डेफर अकाउंट यूज कर लो, 2 लाख पीएनएल को चार्ज कर लो। एट द फर्स्ट रिफंडेबल अमाउंट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इफ एनी, एंड द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द रिफंडेबल अमाउंट शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। रिफंड ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट, हाँ, रिफंड करने के बाद वो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो आपका खुद का पैसा हो गया। फिर यदि आपके डेफर्ड ग्रांट के बावजूद भी सरकार से डिस्कनेक्शन हो गया तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल का हिस्सा बन गया। रिफंड ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स असेट, अब डिपेंड करेगा उस ग्रांट का आपने ट्रीटमेंट क्या किया था आते टाइम। यदि आपने असेट की कॉस्ट में से कम किया था, असेट अकाउंट में क्रेडिट किया, तो असेट में डेबिट कर दो वापिस, तो जाते जाते आपकी असेट की कीमत बढ़ जाएगी। और डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली, पीछे नहीं, आगे का डेप्रिसिएशन चेंज होगा, पीछे मत आ जाना वापिस कभी कि पहले वाला डेप्रिसिएशन गलत हो, जो ईयर गया वो गया। इफ द ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, बुक वैल्यू ऑफ द असेट शुड बी इंक्रीज बाय रिफंडेबल अमाउंट ऑफ ग्रांट। डेप्रिसिएशन ऑफ द रिवाइज बुक वैल्यू, अंडरलाइन करो, रिवाइज बुक वैल्यू क्या मतलब? रिवाइज बुक वैल्यू ग्रांट को जोड़ के, शुड बी प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मींस, प्रोस्पेक्टिवली अंडरलाइन करो, ओवर द रेजिडुअल यूजफुल लाइफ, और इज रेजिडुअल यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, उसके दौरान। इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम। इफ द ग्रांट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एंड इट वाज रिसीव्ड, रिफंडेबल अमाउंट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट बैलेंस ऑफ डेफर्ड इनकम। यदि आपने ग्रांट को डेफर्ड अकाउंट में रखा हुआ है जब आई थी, तो जितना लौटाओगे डेफर्ड को डेबिट होगी। इफ ग्रांट वाज ट्रीटेड कैपिटल रिजर्व एंड इट वाज रिसीव्ड, रिफंडेबल अमाउंट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। एडजस्टेबल का मतलब वो कैपिटल रिजर्व को चार्ज हो जाएगी। रिफंड ऑफ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी पढ़ा था, प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की ग्रांट कहां जाती है? तो कैपिटल रिजर्व से डेबिट करो वापस, उसको लौटाने का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डेबिट हो जाएगा। इफ सच ग्रांट बिकम रिफंडेबल इन पार्ट और फुल ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, सच रिफंडेबल अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। बस ये ट्रीटमेंट है। लास्ट में पैरा 12 में तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ये एएस
आपके नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में द अकाउंटिंग पॉलिसी अडेप्टेड फॉर ग्रांट इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ग्रांट का कौन सा मेथड यूज लिया है, क्योंकि अभी बीच बीच में ऑल्टरनेट मेथड नहीं आ रही थी, तो इनमें से कौन सी मेथड आपने यूज करी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, या इधर कैपिटल में ट्रांसफर किया, जो ट्रीटमेंट किया आपको बताना पड़ेगा। नंबर 2, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रांट रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस साल के P&L में या बैलेंस शीट में आपके कितनी ग्रांट दिखाई है, इंक्लूडिंग ग्रांट फॉर नॉन मॉनिटरी असेट गिवन एट कंसेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस साल सरकार से कोई फ्री में असेट आई है तो नोट्स में जरूर दिखाओ कि ये जो प्लांट बैलेंस शीट में 1 रुपए